बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से फरमा रहे हैं कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। तुम्हारे अमाल को मैं सीधा कर दूंगा, तुम्हारे कामों को सीधा कर दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। हमारा इस बात पर यकीन है कि इसकी हर बात जो है वो सच है और सच ही होगी। जैसे कहा गया, अगर अल्लाह ने ये कहा है कि तुम सच बोलो, मैं तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा, तो ये ऐसे ही होगा। हमारा इस बात पर यकीन है। और जो वाकयात इसमें पुराने हमारे लिए पेश किए गए हैं वो हुए हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं, इस पर भी हमारा यकीन है। सूरह बकरा को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी आयत नंबर 60 वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बनी इसराइल की बातें बताई जा रही हैं। इससे पहले एक जनरल बात बताई गई कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हजरत हमारे अबाओ अजदाद का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सुनाया कि देखो क्या हुआ था तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद एक कौम का वाकया हमसे पेश किया जा रहा है कि देखो वैसी हरकतें ना करना जो उन्होंने की थी। और उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात अपना भी साथ बता रही है कि मैंने उनके साथ ये किया। उन्होंने ये हरकत की, हमने फिर भी उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने ये हरकत की, फिर भी उनको माफ़ कर दिया। ये नेमतें उनको अता की गई। यानी सब हमारे लिए ये है, लेसन ये है कि हम भी अगर ये हरकतें करेंगे तो हमारे साथ भी फिर वैसा ही सलूक किया जाए। अब सहरा में थे, बातें उल्टी की उन्होंने। अब एक और वाकया बताया जा रहा है कि वाइजिस तस का, साकी का लफ्ज आपने सुना होगा उर्दू में, पिलाने वाला, पिलाना जो है, तो ये वही है इसका रूट। वाह और इस, जब इजिस तस का, मांगा पानी। ठीक है ना, ये देखें ना। अब जाहिर बात है कि उर्दू में तो आप जैसे ही लफ्ज साकी देखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसके मादे को उसके बाब के अंदर डाल दिया जाता है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है हमें, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है। वाइजिस्तस का, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइजिस्तस का, और जब मांगा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली फॉर ही, ये दरमियान में लफ्ज क्या है, कौम। कौम, कयाम, क्यामत, ये इसका सेम रूट है। ठीक है ना, जो कौम ये एक जगह पर खड़ी हो, तो वहजियत, अगर आप आपस में लड़ रहे हैं तो फिर आप कौम नहीं है। तो ली फॉर कौम, कौम ही अपनी, ही हा हुमा हम, अपनी कौम के लिए। फा पस, तो ये तीन अल्फाज हैं। फा पस, कुल कहा, ना हमने, तो पस हमने कहा। अच्छा, अब क्लियर हो रही है ना चीजें कि हाँ, अब जो है वो हमें चीजें पता लग रही है। फा पस कुल ना, पस कहा हमने। जाराबा कहते हैं मारना या बयान करना, जरब लगाना। ठीक है ना, मारना, जरब लगाना, हाँ ये भी उर्दू में बोलते हैं। तो फकुल नजरिब, तो बस मारो, जरब लगाओ। बी विद असा, असा का लफ्ज भी वो डंडा या असा सुना है ना, ये भी उर्दू का लफ्ज है। का, तेरा, यानी अपने। तो तीन अल्फाज हैं। बी विद योर क्लब, यानी डंडे के साथ इसको मारो। अल हजर, हजर असवद, पत्थर पर। वाइजिस, अब देखें ये भी उर्दू का अल्फाज है। मूसा भी उर्दू में बोलते हैं, कौम भी बोलते हैं, काला भी बोलते हैं, जराबा भी बोलते हैं, असा भी बोलते हैं, और हिजर, हजर जो है वो हजर असवद, पत्थर भी बोलते हैं। तो बस जब मांगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी, तो कहा हमने, मारो भी असा का, अपने असा को। अल हजर, ये मैं इनका असा जो है पता नहीं सही है गलत है,
वो टर्की में एक जगह पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा है जो वो मारते थे। वो छोटी सी छड़ी सी है एक, पता नहीं वो उसकी क्या हकीकत है, लेकिन लिखा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। तो लेकिन अब तो उसके अंदर जान नहीं है, यानी वो असा पड़ा पड़ा तो सांप नहीं बन जाता उधर। तो यानी उसमें क्या था, अल्लाह का हुक्म था उसमें। फन फजरत, फजर का लफ्ज आपने सुना होगा। फजर, फजर किसे कहते हैं? पो फूट जाती है ना, बोले ना पो फूट गई। तो ऐसे अगर आप सुबह हॉरिजन की तरफ देखें ना, तो ऐसे पूरा आपको वो नजर आएगा, रोशनी लंबी लाइनें नजर आ रही होगी ना आपको। तो यानी रोशनी फट जाती है किसी चीज का, बहुत बड़े पैमाने पर फट जाना, उसको फजर कहते हैं। लोगों ने नाम फजर रखे हुए थे, बड़ा अजीब सा होता है ना, फजर नाम होता है। जी सर। तो उससे क्या मुराद है कि जी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तो कुरान में तो फिरौन का नाम भी इस्तेमाल हुआ है, वो नहीं रखते। तो सोच लेना चाहिए कि ये मैंने क्या नाम रखा है, पता नहीं यशवा सही भी हो रखते हैं, शायद। यशवा भी रखते हैं उसमें, अदरपुर से उसका मतलब होता है आग का गोता। हाँ शायद वैसे थोड़ा सा चेंज करने की आदत है ना, शायद इसका कोई और मतलब ठीक भी हो। फन फजरत तो बस फूट पड़े, मिन से हा उससे, तो ये दो अल्फाज हैं मिन और हा। तो इसको इकट्ठा करके मिन हु उससे, मिन हुस्नता आशरा, इसना वाहिद इसनान, दो को कहते हैं आशरा 10, तो 10 जमा 2 कितने हो गए? 12। तो उसमें से 12 आइनन चश्मे। अब आइन तो वैसे आंख को कहते हैं, आइन जो है वो, तो वो आंख को कहते हैं, ठीक है हाँ जी। आइन तो आंख को कहते हैं। आंख में यहां करके ना एक सुराख होता है, जिसमें पाइप होता है, जिसमें जब रोते हैं तो पानी निकलता है, इसके लिए इसको आइन कहते हैं। आइन आंख को कहते हैं। तो चश्मे को भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें छोटे से सुराख से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। कद बेशक, आलिमा इलम उर्दू में बोलते हैं, जान लिया, कुल ये भी उर्दू का लफ्ज है, तमाम, उनास नास, या यूहन्नास ए लोगों, लोगों ने, शराबा शरबत, शराब ये लफ्ज सुने ना, तो पी, ठीक है, पीने की जगह। तो मशरबा हूँ, अपनी पीने की जगह। सजदा बोलते हैं ना, सजदा करना, तो मस्जिद जहाँ सजदा किया जाता है। तो मशरबा हूँ, घाट यानी जहां जहां से उन्होंने पानी, लड़ते थे ना आपस में, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए सेपरेट जो थे वो चश्मे निकाल दिए कि भाई लड़ो नहीं, अलग अलग जो है वो पानी यहाँ से पियो। कुलू खाओ, वशरबू, और ये जमा है, फिर यही इसका मादा सेम है इन दोनों का, पीना। वशरबू और पियो, मिन से रिजक, इस रिजक से, मिन रिज्क ही, अल्लाह के रिजक से, वाह और ला नहीं, तासव मत फसाद फैलाओ, फी कहाँ पर, अर्ज जमीन में। अब देखें ना, ऊपर 12 चश्मे ही बता रहे हैं कि ये फसाद फैलाते थे, 12 चश्मे ही बता रहे हैं कि ये आपस में, तो इसलिए अलग अलग किया गया ताकि ये आपस में लड़े ना। तो फिर कहा गया कि मत फसाद फैलाओ जमीन में, मुफसिदीन मुफसद बनकर, राइट, यानी फसाद, फासिद मादे लफ्ज आपने सुना होगा, गंदे मादे जो है, तो वो, तो ये उनको कहा गया कि यार इस तरह से देखो कितनी नेमतें जो है, और हमारे पास भी है। पाकिस्तान में कौन सी नेमत नहीं है? पूरी दुनिया में हर मुल्क में 4 सीजन तो नहीं होते, हमारे पास है। रेगिस्तान हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड समझते हैं कि जिसमें किसी जगह पर समंदर ना लगता हो, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, कि इसमें ये लॉक है, इसको कहीं समंदर नहीं लगता। हमारे पास समंदर भी है, पहाड़ है आपके पास, ग्लेशियर्स आपके पास हैं, ज़राई मुल्क है, तेल आपके पास है, गैस आपके पास मौजूद है, गर्मी भी खूब मिलती है, सर्दी भी खूब मिलती है, बहार भी मिलती है,
खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं, तो जलील क्यों है भाई? ये घर के अंदर हर चीज मौजूद हो, आप खुद कभी सोचें, इतनी बेहतरीन जगह पर हो, 6000 फीट फॉल हमारे पास मौजूद है, वो कहाँ से पानी चल के समंदर में जाता है? रेजरवायर लगाए जगह जगह, यानी खुद ही आपको अल्लाह ताला टनों पानी उधर फेंक देते हैं। तो रेजरवायर लगाओ, वो पुलियां चलती रहेंगी, बिजली पैदा होती रहेगी, एंजॉय करो। पानी साफ है, चश्मों का पानी तुम्हें मिल रहा है, हिफाजत भी हो रही है, सारा कुछ है, जलील क्यों है? पूरी दुनिया में हमारे पासपोर्ट को वहां क्यों फेंका जाता है कि लो भाई साइड पे खड़े हो जाओ, चेकिंग क्यों होती है? हम है ना, यानी खाली अमीर कबीर होने से सारे जो है ना वो चीजें मिलने से तो मसला नहीं हल होता। इशू ये है कि हमें खुद अल्लाह ताला, यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सारी ने, हाँ जी, अपनी कौम के लिए, कौम नहीं है ना, ये मसला जो है वो हमें कहा गया है। तो यही देखें ना, कुरान, हम यही तो कहते हैं कुरान सच है, कुरान जो कह रहा है ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला ने शुरू में कहा कि अगर मेरी बात मानोगे तो मेरे नेक बंदे हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है इनकम टैक्स का, वो है रिटर्न कौन फाइल करेगा। इनकम टैक्स में हमने थोड़ा सा, मैं पहले सिस्टम आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि ये क्या है। इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, उस सिस्टम या स्कोप के अंदर ये शामिल है कि हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई और 30 जून को ये क्लोज, को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इस साल के एंड होने पे आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे और अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करोगे, और इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, और हमें ये पे करोगे, ये हमें आप एफबीआर को पे करोगे। लेकिन इसमें मसला ये है कि लोग जब टाइम गुजर जाता है फिर टैक्स नहीं देते। उसके लिए फिर एफबीआर ने एक सिस्टम लगाया हुआ है कि आपसे साल के दौरान डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपसे विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है। आप कैश विड्रॉ करते हैं, आप गाड़ी परचेज करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से आपसे टैक्स एडवांस की शक्ल में ले लिया जाता है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके और प्लस गवर्नमेंट के अखराजात भी पूरे हो सके। तो जब आप ये टैक्स लायबिलिटी एड कैलकुलेट करते हो तो फिर यहाँ से यही एडवांस टैक्स जो है या विदहोल्डिंग टैक्स माइनस किया जाता है, या ये आपका पेएबल आ रहा होता है या रिफंडेबल आ रहा होता है। ये कहानी सारी इनकम टैक्स की मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे इसको कंफर्म करता है कि टोटल इनकम ठीक है गलत है? नहीं, आप जो भी लिखते हैं वो मान लेता है। टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स, बहुत सारी जगहों पे वो कंफर्मेशन नहीं मांगता। लेकिन सवाल है कि क्या लोग ये सारा काम करने के बाद ये इंफॉर्मेशन जब रिटर्न में फाइल करते हैं, जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये, तो वो ठीक होती है या नहीं? प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये जो चैप्टर है आज का, इसके अंदर पहली चीज तो ये है
कि ये इंफॉर्मेशन यानी रिटर्न जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, रिटर्न जिसको कहते हैं, रिटर्न क्या है? एक ऐसा फॉर्म जो टैक्स पेयर जमा करवाते हैं, किसको? एफबीआर को। मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट एक दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये देखिएगा, ये आपके सामने रिटर्न है। इसके ऊपर एक आपको मिल रहा है डिक्लेरेशन का, यहां से रिटर्न फाइल करनी होती है। नॉर्मल रिटर्न है, आपकी सैलरी की रिटर्न है, राइट। रिटर्न स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहते हो, आप अपने टाइम में एक्सटेंशन चाहते हो, कोई चीज को आप रिवाइज करना चाहते हो, ये वाली सारी चीजें ये मौजूद है। ये पहला मॉड्यूल है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, ये देखिएगा, डिक्लेरेशन जो है इसमें पड़ी हुई है सारी, क्या है? ये रिटर्न है। ये देखें, ये सारी पड़ी हुई है। इसमें क्या क्या होता है, आप आपके पास ये सारे ऑडिट असेसमेंट, ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है असेसमेंट, यहाँ के लफ्ज नजर आ रहा है सेल्फ असेस्ड। क्या नजर आ रहा है आपको? सेल्फ असेसमेंट का लफ्ज नजर आ रहा है। ये आज हमारे ये भी टॉपिक में आएगा, ये सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, राइट। यहाँ पर जो है वो एक नोटिस आपको नजर आ रहा है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये नोटिस हमें मिलता है, डियर टैक्स पेयर, इट इज इंटीमेटेड दैट यू आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स ब्ला ब्ला फलाना फलाना। ये देखें, ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है, जो हमें सॉफ्टवेयर में आया, इसका मैसेज भी आ जाता है। इसी तरह इसका नोटिस का रिप्लाई भी किया होगा, ठीक है। ये देखें, ये इसका हमने रिप्लाई भी किया हुआ है। ये आए हुए नोटिस आए हुए हैं, ठीक है। ये ड्राफ्ट है, अगर आप कोई नई रिटर्न बनाना चाहते हैं, डिक्लेरेशन में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाके इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाके देखिएगा कि ऊपर हमारे पास ये आ गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, ये अपील नजर आ रहा है आपको लफ्ज, यानी आपने रिटर्न जमा करवाई, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये है, आप अपील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जाके क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में अपील करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट की अपील यहाँ नजर नहीं आ रही, ट्रिब्यूनल की अपील आपको यहाँ नजर नहीं आ रही। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर कौन सी अपील है? सिर्फ वही वाली। अगर आप अपना एडवांस टैक्स देखना चाहते हैं कि आपने कितना इसकी एप्लीकेशन देना चाहते हैं, वो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। कौन कौन स्टेटमेंट अगर फाइल करनी है आपने, क्लियर। तो ये देखिए, सीपीआर करेक्शन को करना चाहते हैं, ये सेल्स टैक्स का भी इन्होंने मॉड्यूल यहाँ पर दे दिया हुआ है। बहरहाल ये आपको दिखाने का जो मकसद था, ये MIS है। आप यहाँ पर जो है मालूमात का आपको मिलेगा, ये आप यहाँ पर अपनी MIS की कोई डिटेल देखना चाहते हैं कि आपने कितने टैक्सेस जमा करवाए हैं, आपको सारी डिटेल यहाँ से वो मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो आज का हमारा चैप्टर है, रिटर्न। पहली चीज है कि रिटर्न इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कैसे करनी है। पूरा साल गुजर गया, आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, सारा कुछ हो गया, तो इसमें पहला सवाल, कौन किस किस को ये डॉक्यूमेंट फाइल करना, जो भी मैंने आपको दिखाया। नंबर 1, कब, व्हेन, कब ये उसको जमा करवाना है, ये दूसरा हमारे पास है, कब जमा करवाएगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाउ, कैसे वो करवाएगा। लेकिन अगर जमा करवाना था, उसने नहीं करवाया, तो फिर डिपार्टमेंट का एक्शन क्या होगा। डिपार्टमेंट एक्शन यानी आपको
एक काम के लिए कहा गया था कि आपने ये काम करना, आप नहीं कर रहे, तो क्या डिपार्टमेंट खामोश होकर बैठा रहता है या नहीं, एक्शन लेता है? उस एक्शन के अगेंस्ट आप क्या करते हो? या उसको रिप्लाई करते हो या उसको रिप्लाई नहीं करते। ये सारे हालात जो लोगों को पेश आ रहे होते हैं रिटर्न के रिगार्डिंग, उसको पेश किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है कि वो क्या है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसमें गलती हो गई, तो क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है? राइट, कैसे करेंगे उसको रिवाइज, क्या तरीकेकार होगा? तो ये पहला मॉड्यूल है कि आप डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा मॉड्यूल क्या है, उसकी चेकिंग, जिसको असेसमेंट कहते हैं। अभी आपको एक लफ्ज नजर आ रहा था, सेल्फ असेसमेंट। Yes. सेल्फ असेसमेंट का लफ्ज नजर आ रहा था और लिखा होता सेक्शन 120। नॉर्मली ये होता है कि डिपार्टमेंट को आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो वो उसको मिनो अन मान लेता है कि ठीक है, कि ठीक है, ये बात मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या अगर वो आपकी बात को मिनो अन ना माने तो फिर क्या होगा? बाकियों को अदर असेसमेंट्स कहते हैं। यानी अगर आपको कुछ ही जवाब नहीं आया, सिंपल सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया हुआ है कि जी जो बात आपने कही हमने मान ली है, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो ठीक थी, गलत थी, हमने आपको सादिक और अमीन मान लिया, बस ठीक है, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपके ऊपर कोई असेसमेंट हुई और डिपार्टमेंट से आप खुश नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। राइट, आप अभी मैंने आपको अपील दिखाई टैक्स डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो, तो फिर उसके बाद एक और होती है जिसको अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। यहां से भी नहीं तो फिर आपको हाई कोर्ट में आप चले जाए, वहां भी आप जा सकते हैं। मैं आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग दिखाता हूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे आप? ये सर, ये क्या आप सैरिंग करवा रहे हैं? जो लाहौर हाई कोर्ट की नजर आ रही है, ये जीपीओ के ना साथ है, जीपीओ चौक में आपको दिखाता हूँ। जी। यहाँ हम लिखते हैं लाहौर जीपीओ चौक। शायद पुरानी बिल्डिंग है। ये देखिएगा, ये लाहौर जीपीओ जो है ना, इसके इस तरफ आपको लाहौर हाई कोर्ट मिलेगा, इधर, हाँ जी, रोड के ऊपर। और इसके इस तरफ जो है ना, ये इस तरफ सामने की तरफ ये ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग है, पैलेट ट्रिब्यूनल जो है, और उसके पीछे जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, यानी करीब करीब ही है। तो आप जब आर्टिकल्स करेंगे तो शायद आपको जाने का इत्तेफाक हो उधर। ये जीपीओ, इसके सामने वो बिल्डिंग है। ठीक है।
चलें, जितनी भी आपको बिल्डिंग नजर आई है मेरा ख्याल इतने पे इत्तेफाक करें। तो 3 इसके अंदर मॉड्यूल हैं। नंबर 1 रिटर्न, कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। नंबर 2 कि अगर जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके साथ डिपार्टमेंट क्या सलूक करेगा। अगर आप डिपार्टमेंट के सलूक से खुश हैं, उसके बिहेवियर से, तो इट्स ओके, और अगर उससे नाराज हैं तो फिर क्या होगा। फिर हम करें। हाँ जी, फिर हम अपील करें। अपील कितनी तरह की होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये इश्यूज है। तो 1 बाय 1 इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके कंटेंट्स हैं, रिटर्न ऑफ इनकम, दूसरा मॉड्यूल है असेसमेंट का, फिर असेसमेंट के बाद कमिश्नर अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल, रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, ये सारी अपील्स हैं। ये यानी एक ये मॉड्यूल है, ये इसको समझ लें ए, बी, और ये बाकी सारा जो है ये सी है। 3 मॉड्यूल हमारे पास ये वाले मौजूद हैं। इस एरिया में अक्सर एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आता है। इस चैप्टर में से अक्सर और बेशतर 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें टेस्ट हो रहा होता है। इसलिए इसको जरा, इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, एक अच्छी बात तो ये है कि इसमें एक ही चैप्टर में से 10 नंबर अक्सर मुझे मिल जाते हैं। इसके अंदर क्रैमिंग है, रट्टा है इसके अंदर, ठीक है। रट्टा डजंट मीन कि सिर्फ रट्टा ही लगाना है, समझना नहीं है, यानी समझने के बाद चीजों को याद करना है, हिफ्ज करना है। एज इट इज नहीं, अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, रिटर्न कौन फाइल करेगा, किस किस को रिटर्न पाकिस्तान में फाइल करनी है, जमा करवानी है। नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अगली बात। तो पहले तो सबसे पहले ये सवाल, एवरी कंपनी, हर कंपनी रिटर्न फाइल करेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न फाइल करेंगी, ठीक है। अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी रिटर्न फाइल करेंगे। एनपीओ कौन कौन सी हैं जो आपको पता है, शौकत खानम है, कश्फ है, ईदी है, ये सब लोग, इनकी इनकम हो ना हो, इन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने से मुराद लोग ये समझते हैं टैक्स देना है, डजंट मीन के टैक्स देना है। रिटर्न फाइल करने से मुराद क्या है कि आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें रिफंड भी हो सकता है, पेएबल भी, और जीरो भी हो सकता है। अगर आप कंपनी नहीं है तो हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन, 4 लाख से या 6 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी टैक्सेबल, अगर तो आपकी सैलरी 6 लाख तक है, आप सैलरीड पर्सन है, तो फिर तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्स ना आप रिटर्न ना जमा करवाएं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन अगर किसी शख्स की इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन उसकी बिजनेस इनकम 3 लाख रुपया है, राइट, कितनी है, फिर भी उसको रिटर्न जमा करवानी है पूरे साल में। अगर किसी शख्स की टैक्सेबल इनकम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 3 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो कह सकता है ना कि मेरी इनकम तो एग्जेम्प्ट है, मैं एक्यूरेट नहीं, उसको रिटर्न फिर भी जमा करवानी है। लेकिन अगर किसी की 4 लाख रुपया सैलरी है, उसको रिटर्न जमा नहीं करवानी। 5 लाख है, नहीं, 6 लाख रुपया, ये सिर्फ बिजनेस के लिए है कि किसी की बिजनेस इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी, उसको रिटर्न जमा। तो आपके तकरीबन जितने रेडियो वाले हैं ना, सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, बुक में लिखा हुआ, ना एक एक लाइन लिखी है। क्या लिखा हुआ, नीचे वाली नहीं आ रही, तो काट दें उसे। आपने कारण, हाँ जी, आपने कारण हमारी लिखी नहीं है। अच्छा, किताब में नहीं है ये, ठीक है, बाकी है। इसको इन्होंने कहीं डिलीट ना कर दिया हो, ये चेक करना पड़ेगा इसको। बहरहाल आप अपनी उसी को देखें। अ पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू एफटीआर, फाइनल डिव, कौन कौन सी, डिविडेंड, वहां कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड की इनकम 1 रुपया भी हो तो वो टैक्सेबल होती है, वहां तो कोई बेसिक एग्जेम्पशंस नहीं है।
who has been charged for tax for any of the two immediately preceding tax year। 2023 में है, इस दफा तो आपकी रिटर्न जमा करवाना नहीं बनती, लेकिन 2022 और 2021 में आपको टैक्स लगा हुआ था। तो इस साल बेशक टैक्स नहीं लगा, लेकिन रिटर्न जमा बस ये करवा दें कि जी मेरी इस साल कोई इनकम नहीं है, बस खत्म। कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपकी 2022 में इनकम एग्जाम थी, ठीक है, और या लॉस था, तो टैक्सेबल इनकम तो नहीं थी, टैक्स देना भी नहीं था, आपने रिटर्न भी जमा नहीं करवाई। आप आगे 2023 में यहां पर आपने क्या किया, अपनी रिटर्न फाइल की और इसमें लिख दिया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इतने। डिपार्टमेंट ने पूछा ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कौन से हैं जी? ये 2022 में हुए थे, उस वक्त तुमने हमें बताया नहीं, वो इनकम ही नहीं थी, तो आपके ये लॉसेस आपको नहीं मिलेंगे। उसके यानी लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। Who owns immovable property of 500 square yard? 500 स्क्वायर यार्ड की उसके पास क्या है, कितना बनता है, 10 मरले? नहीं पता? मैं इस पे देख लेते हैं, यार्ड इंटू मरला। ये 16.5 मरले बनता है जी, जिसके पास बहरहाल जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड जो है वो लैंड या बिल्डिंग है या फ्लैट है, छोटा या बड़ा, शहरी इलाके में, उसको भी रिटर्न फाइल। आप हैरान होंगे होंगे सर ये तो मुल्क के अंदर करोड़ों की रिटर्न जमा होनी चाहिए, ऐसे होगा ना? लेकिन आपकी मेरा ख्याल है क्योंकि 25 लाख रिटर्न जमा होती है सिर्फ 25 करोड़ में से। ये इसको कहते हैं नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस नहीं हो रहा, लोगों को कहा जा रहा है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे। A person who owns immovable property of 500 square yard or more in a rating area, किताब में जरा कंफर्म करते जाइएगा, रेटिंग एरिया क्या होता है? शहरी इलाके, गांव वगैरह जो है, चक छत्तीस वगैरह, ये सारी ये है। जिसके पास 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो शहरी इससे रेटिंग एरिया में, यानी गांव वगैरह में। शहर में तो छोटे से छोटा फ्लैट भी होगा, आपको रिटर्न फाइल करनी है। जिसके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है उसको भी रिटर्न फाइल करनी है। फिर वो कहता है कि ये जो F से I तक की है ना, ये वाली गाड़ी की रिक्वायरमेंट, घर की, ये एक तो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में जितना मर्जी बड़ा घर ले ले, जितनी मर्जी जगह खरीद ले, उसके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। विडो बेवा के लिए, ऑर्फन यतीम, लेकिन 25 साल से कम का हो, यानी टैक्स की जुबान में 25 साल से बड़ा यतीम नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक साहब है, उनके पास जो है वो कोई मुरब्बे जमीनें हैं, उम्र है उनकी जनाब कोई 90 साल, तो वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो उनसे कहा जाएगा कि साहब आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, कहते यतीम हूं। तो उनको तो डिपार्टमेंट कहेगा ना इस वक्त तो आपके बच्चों को यतीम हो जाना चाहिए। जिस ब्रैकेट में आप फिर रहे हैं, तो ये उसके लिए नहीं है, राइट। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई पूछे, अगर कोई, आप देखें कि ये जो फकीर होते हैं इनके डायलॉग्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। बच्चा होगा ना तो वो अपने आप को यतीम कह रहा होगा, जी मैं यतीम हूँ। औरत होगी तो अपने आप को बेवा कह रही होगी। वो ये नहीं, अच्छा भला वो सांड घर में बैठा होगा तो उसको मार देगी आके स्टॉप के ऊपर, बच्चा उठाया होगा, जी ये यतीम है, मेरा खामद फौत हो गया है।
ऐसे होगा ना। लेकिन आप किसी बड़ी उम्र के बंदे को ये नहीं कहेंगे, वो कहेगा जी मैं यतीम हूँ। कभी सुना फकीर कह रहा हो यतीम? वो अपना हाथ तोड़ लेगा, कोई उसके ऊपर वो स्टिकर स्टुकर ला लेगा, तो वो बताएगा जी मेरी ये मजबूरी है, यतीम नहीं कहेगा। तो क्यों? शायद उन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है कि 25 साल से बड़ा यतीम नहीं। ये भी तो हो सकता है ना। A person who hold commercial or industrial connection or electricity where the annual bill exceed 5 लाख रुपया, जिसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो और बिल 5 लाख से ज्यादा हो। ये आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात। अगर कोई चैम्बर में रजिस्टर्ड है कॉमर्स में, राइट, या किसी ट्रेड एसोसिएशन में, मार्केट की कमेटी में, और एनी प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अब ये देखिएगा, एनी ट्रेड एसोसिएशन, मार्केट कमेटी के अंदर, ये जितने रिक्शे वाले हैं ना जो कहते हैं जी मैं इसका मेंबर हूं, बाहर बोर्ड लगा होता है कि जनाब वो साहब उन्होंने मुंह खोला हुआ और वो बता रहे हैं कि जी ये इसके सदर हैं, लेन, इन सबको कहना चाहिए कि तुम इसके कमेटी के मेंबर हो। कहते हैं हाँ, तो रिटर्न जमा करवाओ। क्या रहे हैं ना मार्केट कमेटी में। पाकिस्तान मेडिकल इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी से, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, डॉक्टर तो करवाते हैं, अक्सर डॉक्टर करवा देते हैं। बार काउंसिल, ये बार वो नहीं है शराब पीने वाली बार, ये टैक्स बार वगैरह जो होती है, बार मीन इकट्ठे होते हैं। अब आ गया आई कैप, तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिटर्न जमा करवानी है। बेशक 1 रुपए की इनकम नहीं है उनको, मरते दम तक करवानी है। यतीम है, बेवा है, जो भी है, रिटर्न जमा करवानी है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आईसीएमए के जो मेंबर हैं उनको भी रिटर्न जमा करवानी है। एसीसीए नहीं है इसमें, एसीसीए के लिए नहीं है, राइट, सीए के है। उनको पता है कि इनकी इनकम होती है, एसीसीए तो हो सकता है बेचारे की इनकम ना हो। Every resident person required to file foreign income and asset statement as required under section 116। बस इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, जो जो चीज, जितनी चीजें ज्यादा याद रह जाएं। या कोई केस आपको मिल सकता है एग्जाम में, इसमें केस स्टडीज बहुत ज्यादा होते हैं, इस एरिया के अंदर केस स्टडीज ज्यादा होते हैं। कि एक साहब आपसे पूछेगा कि जनाब मैं ये हूँ, मेरी इनकम ये है, मुझे नोटिस मिला हुआ है कि मैं रिटर्न फाइल करूं, क्या ये ठीक है? ये बात नोट करने वाली होती है यहाँ पे। टैक्स पेयर प्रोफाइल, अभी आपने देखा वहां प्रोफाइल का आपको आइकन नजर आ रहा था, हाँ जी, चलिए निकाल दो। वेल्थ स्टेटमेंट ये है, अच्छा जी, क्या? बैंक अकाउंट। ठीक है, पढ़ लेंगे। यस सर। चलो, वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। 1 मिनट है, मैं वो चैप्टर देख लूँ अगर मेरे पास ये लेटेस्ट हो। सोलह है, 18, ये 19 है। जी ठीक है जी, ये हो गया। अगली बात थी हमारी डिक्लेरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ये कर लिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये भी हमने पढ़ लिया। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, रिटर्न के साथ जो कंपनी होती है ना, वो अपनी बैलेंस शीट देती है। क्लियर?
बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज, यही होता है ना। यस लेकिन जो इंडिविजुअल होता है ना, वो बैलेंस शीट नहीं देता, वो उसको वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले उसके एसेट्स होते हैं ऊपर, और उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज होती है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लॉग ऑफ का किधर है? थर्ड पे ये वाली। ये मैं इसको गायब करना चाहता हूँ, कैसे करूँ इसको? वो नहीं हो रहा। चल इसका एक काम करते हैं, तो मैं इसको प्रिंट स्क्रीन ये क्या है? ये देखिए, ये एसेट्स जो है ना, ये सारा इस तरह से रिटर्न के अंदर एसेट्स पूछे जाते हैं कि जनाब आपके एसेट्स कौन से हैं, क्या क्या चीज आपके पास मौजूद है। और इसमें से चीजें जो लेस की जाती हैं वो होती हैं लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज इसमें से माइनस की जाती हैं। एक और चीज मैंने रिकंसिलिएशन आपको दिखानी है। प्रिंट स्क्रीन। ये नजर आ रहा है आपको? यस अब ये देखिएगा, ये इसको कहते हैं बैंक वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। वो कहता है जी आपके पास नेट एसेट्स करंट ईयर में कितने हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरे पास जो इस वक्त करंट एसेट्स हैं वो, एक मिनट है, नहीं मैं इसको जरा मैं थोड़ा सा ऊपर कर, मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं, लेट्स सपोज कि वो हैं 500 रुपए के। मैं कलर चेंज करूँ इसका, वो है 500 रुपए के। कहता पिछले साल कितने थे, हम कहते हैं वो 300 के थे। तो यहाँ सॉफ्टवेयर खुद ही लिख देगा कि आपकी वेल्थ 200 से बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। वो कहता है अब इसको इनफ्लोज बताओ कि पैसे ये 200 रुपया जो आया कहाँ कहाँ से आया। तो आपने कहा जी एक तो 700 रुपया तो मैंने इस साल कमाया है, ठीक है, और 50 रुपये मेरी एग्जाम्प्ट इनकम भी थी। कहता है जी ठीक है। उसके बाद मुझे 10 रुपए की फॉरेन रेमिटेंस भी आई हुई थी। विरासत में जो है वो मुझे 20 रुपए विरासत में भी मिले थे। और
ठीक है, ये थोड़ा सा ये काम खराब हो रहा है। ठीक है, बहरहाल इसके नीचे होते हैं एक्सपेंसेस। मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर नीचे आएंगे इसके कि आपके पास एक्सपेंसेस कितने थे। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस थे, अब ये टोटल कीजिएगा कितने बनते हैं ये सारे, 780। ठीक है ना, तो वो इसमें बताएगा कि मेरे जो 580 है ना वो मैंने इस साल खर्चे किए हैं। तो बड़ा क्या आपका 200 रुपये, तो इसको वो नीचे लिख देगा। ओके फाइन, यानी जो आपकी वेल्थ में चेंज आई है वो चेंज बताएं कैसे आई। पहले आपका बैलेंस इस साल क्या है, पिछले साल क्या था, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। ये डिफरेंस कैसे बना है इसकी डिटेल दें, इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। अभी जो पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था वो इस एसेट की डिटेल थी कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास हाउस है, मेरे पास शॉप है, तो सबकी टोटल करने के बाद क्या आ गया 500। इसकी ये डिटेल थी। तो उसने कहा पिछले साल तो तुम्हारे पास 300 रुपया था, ये 200 रुपये की जो चेंज आई है वो बताओ। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। कुछ समझ आई? ये प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें मैं सामने वो दिखा रहा हूं, अगर आपने माइंड किया तो माजरत। जी बताइएगा, कुछ समझ आई? ये चीज यहां बताई जा रही है कि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है और वेल्थ स्टेटमेंट जो रिकंसिलिएशन है ये क्या है, अब समझ आ गई। वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन ये, तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, कैन बी फाइल्ड नहीं होती ही अब नॉर्मली इसी के थ्रू है, ऑन द वेब एंड बाय वे ऑफ मैग्नेटिक मीडिया और एनी कंप्यूटर रीडेबल मीडिया। कोई नहीं ले रहा, तो सिर्फ अभी यही कर रहे हैं। ये कौन कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करेगा इसको रीड कर लीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब आ गई जी अगली बात, रिटर्न फाइल करनी थी, रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या होगा, ये है असल मसला। रिटर्न फाइल करनी थी, रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर क्या होगा। अच्छा, यहां पर आप जो है ना उसको मिक्स कर रहे होंगे सेल्स टैक्स की रिटर्न वगैरह, उसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। वहां भी तकरीबन मिलती जुलती चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, रिटर्न कब फाइल करनी है, नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, वो चीजें और थी, ये चीजें और हैं। तो तसल्ली के साथ आपने दोनों को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर 10 नंबर का सवाल इसमें आता है। अगर किसी एग्जाम के अंदर रिटर्न असेसमेंट और अपील से क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो ये ऐसे ही है कि आप किसी से कहें कि एक इंसान बनाओ, उसकी शक्ल बनाओ, वो बनाए तो उसका सर ही काट दे। यानी हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो एग्जामिनर को सवाल पेपर सेट करते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर इसको छोड़ दे, इतना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक हिस्सा है ना, आपने उसके सिस्टम का हिस्सा है, तो आप सिस्टम में से निकाल तो नहीं सकते, तो इसलिए इसमें आना लाजमी होता है। नोटिस बाय द कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, द कमिश्नर में गिव अ नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम विद इन 30 days और एनी लॉन्गर पीरियड। उसको टाइम कितना दिया जाएगा, 30 दिन का। 30 दिन के अंदर नहीं कि भी आपको नोटिस आ गया रिटर्न फाइल करो, ये होता है। वो अभी दिखाया था ना, वो इनबॉक्स में आएगा। ये नोटिस कहाँ आ जाएगा, उसको इनबॉक्स में आ जाएगा, और उसके साथ उसको टेक्स्ट भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगी कि जनाब आपके एक मैसेज आया एफबीआर की तरफ से, from the date of notice to the any person who was required to file return in the opinion of the commissioner। ये सेक्शन 114 जो है वो हमें बता रहा होता है कि इस बंदे को रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ये रेडी वाले आपके ख्याल में जो ठेले लगाते हैं, ये कितने पैसे रोज कमा लेते होंगे प्रॉफिट?
5,000 रुपया तो कम से कम ये कमा लेते हैं। नेट में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको ये पूरा महीना काम करते हैं 1.5 लाख रुपया और इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें 18 लाख, तो 3 लाख की तो बात ही छोड़ दें, इन सबको रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो है इसको जो रिटर्न फाइल करवानी होती है तो ये उम्र के किसी भी हिस्से में जब चाहे ही रिटर्न फाइल करवाई जा सकती है कि नहीं? इसके लिए 5 साल होते हैं। 5 साल तक जो है वो रिटर्न, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये एग्जाम में केस स्टडी बना के दी जाती हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत बड़ा अच्छा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको केस स्टडी बना के दिए जाते हैं। The notice may be issued only in respect of any of last 5 tax years. पिछले 5 सालों का नोटिस आपको दिया जा सकता है। However, ताहम where a person has not filed return for any of the last 5 completed tax years. ये सिर्फ उस शख्स के लिए है उसने पिछले 5 सालों में कभी रिटर्न फाइल की थी, उसके लिए है 5 साल। लेकिन उसने पिछले 5 सालों में कोई एक भी रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके लिए क्या है फिर 10 साल। Such notice may be issued in respect of one or more of the last 5 completed tax years. The above time limit shall not apply if the commissioner is satisfied that a person who failed to file return has foreign source income or own foreign asset. ये लिमिट उस वक्त अप्लाई नहीं होगी, यानी अगर उसको पता चल जाए कि इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है तो फिर ये 5-10 की बात नहीं होगी। ये खास ये मियाँ साहब के फ्लैट कब के पकड़े गए तो 5-10 साल के तो नहीं ना। वो कहते हैं मरियम छोटी थी उसको गिफ्ट किए गए और ये वो सारी कहानियां सुनाते हैं ना। इसका मतलब वहां ये टाइम लिमिट, अगर फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं तो फिर ये टाइम लिमिट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आज है 21, एक मिसाल देते हैं 23 की हम बात कर रहे हैं, डेट ले लेते हैं। आपको कमिश्नर की तरफ से नोटिस मिला कि रिटर्न फाइल करें, ठीक है। किस साल का आपको मिला? 2017 का केस है, बताएं वैलिड है या नहीं है नोटिस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइएगा नोटिस वैलिड है या नहीं है। 5 नंबर का सवाल है आई कैप के अंदर, कौन 5 नंबर लेना चाहता है बताइएगा, वैलिड और नॉट। पहली बात तो ये है 2007 का है ना, इसका टाइम कंप्लीट कब होगा अगर 5 साल को लें? 2018 22 तक। तो हम अब किस साल में हैं? 23। तो अपेरेंटली अब आप इसका रिप्लाई करेंगे। वैसे वो कहता है जी मिस्टर अरशद हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग 2017, एडवाइज हिम वेदर दिस नोटिस इज वैलिड और नॉट, और खामोश है। इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि उसने बात मुझे मुकम्मल नहीं बताई, क्योंकि इसके दरमियान वाली मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या उसने यहाँ कोई रिटर्न फाइल की है या नहीं की। असूलन अगर आप इसका सिर्फ ये जवाब देंगे कि दिस नोटिस इज नॉट वैलिड, तो आपका आंसर ठीक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके 2 जवाब बनते हैं। अगर के साथ आप कहेंगे दिस नोटिस सीम्स टू बी इनवैलिड बिकॉज द for 2017 the maximum time with the commissioner was 2022, 30 जून 2022. However, if Mr. Arshad did not file any tax return during the previous 5 years,
then this notice is valid because the time with the commissioner is 10 years. फिर कमिश्नर के पास टाइम कितना है? 10 ईयर। फिर ये ठीक है, बात समझ आ गई? तो यानी ऐसे क्वेश्चन का तो अब मिसाल के तौर के ऊपर आपसे कोई साहब पूछे कि यार यहाँ से मैंने अनारकली जाना है तो मैं कितनी देर में पहुंचूंगा, तो अगर तो आप जट कहेंगे कि जनाब आधे घंटे में, तो वो कहेगा यार मैंने पैदल जाना है, तो आप कहेंगे पहले बताओ। इसका मतलब आप उसको अगला सवाल आपको करना चाहिए, राइट? देखें, एक मौलवी साहब थे और एक टीचर थे, एक यानी मदरसा था और एक स्कूल था जो मॉडर्न स्कूल होता है। तो वो मदरसे के जो टीचर थे वो मौलवी साहब को कहते हैं कि मौलवी साहब आप बच्चों को ये मौलवी बना छोड़ते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं होता, सेंस ही नहीं होती, हमारे बच्चे देखें कितने तेज होते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि हमारे जो लोग बच्चे हैं इनके अंदर फहम होता है, इनके अंदर फहम समझ बूझ भी होती है, ऐसा नहीं है। किसी ग्राउंड में थे तो सामने एक तालाब था, ग्राउंड के अंदर कोई तालाब था बना हुआ, तो उस तालाब के अंदर पानी होगा। मौलवी साहब ने कहा कि चलें एक तजर्बा करते हैं, आप भी अपने एक स्टूडेंट लाइक को बुलाओ, मैं भी किसी को बुला लेता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मौलवी साहब ने उस बच्चे से पहले सवाल किया कि बेटा बताओ इस तालाब के अंदर कितने प्याले पानी है? बहुत बड़ा तालाब था। अब उसने वही अपनी कैलकुलेशन जो पढ़ाई जाती है कि मैं इसको करूंगा, इसकी पैमाइश करूंगा, राइट, इसकी मैं विड्थ जो पढ़ाया जाता है ना फार्मूला एरिया का, मैं इसकी डेप्थ मापूंगा, इसकी मैं विड्थ मापूंगा, हाइट मापूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कितने हैं। उन्हें कह नहीं अभी बताना, उन्हें कहा जी अभी तो नहीं मैं बता सकता। तो मौलवी साहब ने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसे पूछा कि बेटा बताओ इसके अंदर कितने प्याले पानी है? उसने कहा जी ये प्याले पे डिपेंड करता है, अगर तो प्याला इतना बड़ा है जितना ये पाउंड है तो फिर एक, अगर प्याला जो है वो इसके आधा है तो फिर दो। तो आप मुझे प्याला बता दें कि वो प्याला इस तालाब के कितनवां हिस्सा है? 100वां हिस्सा है तो फिर 100 प्याले। मैंने कहा देखो समझ आई बात की कि उसने जो है वो तुम्हें, यानी उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया कि तुम प्याला बताओगे। तो यानी ये है कि एग्जामिनर अगर इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि जहां पर एक सवाल जो पूछा जा रहा है उसके दो जाहरी जवाब नजर आ रहे हैं, तो फिर, लेकिन अगर उसने बता दिया कि उसने पिछले साल इसमें उसने सिर्फ रिटर्न फाइल की है 2019 की उसने रिटर्न फाइल की हुई है, अब ये ओपन एंडेड नहीं रहा, अब आप कहेंगे ये इनवैलिड है क्योंकि इसके पास मैक्सिमम टाइम यहाँ का था। अब बात समझ आई, क्लियर हुआ है कि नहीं? अब भाई समझ आ रही है? Power to enforce filing of return. FBR shall have powers to issue no income tax general order in respect of persons who are not appearing on ATL but are liable to file return of, यानी लाजमी नहीं कि हर बंदे को नोटिस भेजा जाए, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके वो ऐड दे देंगे। The income tax general order issued may entail any or all of the following consequences for the person mentioned therein. तड़ी समझते हैं, तड़ी लगा दी गई, थ्रेट कर दिया गया, ये थ्रेट दे रहे हैं कि अगर हमने ये नोटिस दे दिया और आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। ये नंबर 1 क्या होगा। अब ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आप देखें मैं बार बार कह रहा हूं सवाल को सोचे, सवाल क्या आ सकता है कि भी अगर मैं, उसने मुझे नोटिस भेजा, अगर मैं रिटर्न फाइल ना करूं तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डिसेबलिंग मोबाइल फोन्स और मोबाइल फोन सिम्स, देखे ना, दुखती रग पे हाथ रखना। मोबाइल छीन लो, किसी बंदे से आप मोबाइल छीन लें
तो वो उसकी मोटरसाइकिल छीनने शायद वो दुआ करे कि या अल्लाह मेरी मोटरसाइकिल मिल जाए, मोबाइल छीनने तो वो नहीं छोड़ेगा, ये नहीं हो सकता। डिसकॉन्टिन्यूंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्योंकि उससे आपने मोबाइल चार्ज करना है, बिजली बंद कर देंगे आपकी। डिसकॉन्टिन्यूंस ऑफ गैस कनेक्शन, कितनी देर नहाए बगैर रहेंगे, राइट, वो पैसे भी गैस नहीं आ रही आजकल तो बहरहाल वो आपका गैस का कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए तो ये आपकी सर्विसेज बहाल की जा सकती है। आप रिटर्न फाइल कर दें, ठीक है, या आपको रिटर्न, आपका गलती से अकाउंट बंद कर दिया गया लेकिन आपको रिटर्न फाइल करनी ही नहीं थी, लेकिन इस नोटिस में और ऑर्डर में ऐड करते हुए ये कंडीशंस को देखना जरूरी है। नंबर 1 कि नोटिस इशू उसको किया गया था, यानी ऐसे नहीं मैं सुबह मोबाइलिंग वालों को कॉल कर रहा हूँ, जैज वालों को या यूफोन वालों को, जी मेरा फोन बंद हो गया हुआ है, तो कहते हैं जी एफबीआर ने बंद करवाया हुआ, उनसे जाके मिले। नहीं, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस पे डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ द नोटिस हैज बीन लैप्स्ड, टाइम गुजर गया है, ये नहीं आज नोटिस है कल मेरी सिम बंद कर दें, मुझे टाइम उसमें होगा ना, ये फलां डेट तक मेरे पास आओ। और फिर भी उसने रिटर्न फाइल नहीं की, नोटिस दिया गया था, टाइम गुजर गया, उसने रिटर्न फाइल नहीं की, फिर उसको किया जा सकता है। अच्छा, रिटर्न करवानी तो साल के बाद ही होती है जमा, उसको फाइल करना होता है साल के। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि 12 माह कंप्लीट ही नहीं हुए, इसको नोटिस दे दिया जाए कि सर रिटर्न जमा करवाएं? देखिए साल खत्म नहीं हुआ, मेरे से असूलन डिपार्टमेंट जो, आज अगर जनवरी है तो डिपार्टमेंट कहे जनाब रिटर्न सबमिट करवाएं, फाइल करें, तो मैं कहूँगा क्यों फाइल करूं, अभी तो टाइम ही नहीं आया, टाइम आएगा तो करूंगा ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम अभी कम हो उसके बावजूद जो है उसे कहा जाएगा रिटर्न फाइल करो? द आंसर इज यस। वो क्या हालात है? द कमिश्नर मे गिव नोटिस टू एनी पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव to file return of income for a period less than 12 month where, ये है सिचुएशन, असल ये थी, the person has died, फौत हो गया, become bankrupt, दिवालिया हो गया, gone into liquidation, दिवालिया हो रहा है, और is about to leave पाकिस्तान परमानेंटली। ये सवाल पेपर में आ सकता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ रिटर्न फॉर अ शॉर्टर पीरियड देन अ ईयर कैन बी आस्क्ड टू फाइल, तो आप ये बता देंगे। हाँ जी, वो अगली बात है, ये बात पहली तो ये है कि आप उसको कह सकते हैं कि जनाब ये काम करें। आगे अब ये भी किसमें इशू है कि अगर कोई साहब अपना कारोबार ही बंद कर दें, उनको भी कहा जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। Any person discontinuing his business shall give a notice in writing to the commissioner to this effect within 15 days। जो शख्स अपना कारोबार बंद कर रहा है, ये सैलरी के लिए नहीं है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, मेरे लिए नहीं है, मैं शेयर्स में कारोबार करता हूं, मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उनके सिर्फ बिजनेस के लिए। अगर कोई साहब अपना कारोबार बंद कर रहे हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, नोटिस देंगे कमिश्नर को कि मैंने अपना कारोबार बंद कर लिया, और रिटर्न भी फाइल करेंगे। बहरहाल बाद में इसके ऊपर केस हो गया कि साहब 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं फाइल की जा सकती, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है नोटिस जरूर दे दिया करें, रिटर्न बाद में जमा करवा दे, फिलहाल नोटिस दे दिया करें। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि उन्होंने बाद में इसको डिस्पेंस कर दिया कि आप रिटर्न रहने दें, लेकिन फिलहाल इसको बता दें। आखिरी पॉइंट है आज के लिए, रिटर्न कब फाइल की जाएगी? 30 सितंबर को। कौन? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, तमाम कंपनीज। सिर्फ वो कंपनीज जिनका ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून तक होगा, इसके दरमियान जिनकी बैलेंस शीट बन रही है, उनके लिए 31 दिसंबर है।
तो आप ये काम करें, डीजे का नाम सुना हुआ है आपने? यस सर। तो ये देखिएगा DJJ, ये ऐसे ही याद कर लें। दिसंबर को कौन है? वो कंपनी जो जनवरी और जून तक है, जुलाई तक नहीं ले जानी। 6 माह आपने याद रखने हैं, जनवरी से जून तक के दौरान मौजूद है। अच्छा, इसमें पास पेपर का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये इसकी इंटेंसिटी जरा चेक करें कि कितनी दफा ये सवाल पेपर में आया हुआ है। वो मेरा ख्याल है इसके चैप्टर 17(2)B में है, आपके क्वेश्चन जो है वो 17B के अंदर। ठीक है जी। तो आज हम अगर कंक्लूड करें तो हमने पढ़ा किसको रिटर्न फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन क्या होती है, अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, नोटिस कितनी देर तक आपको दिया जा सकता है, अगर नोटिस आपको दे दिया फिर भी आपने उसका कंप्लाई नहीं किया, या जनरल ऑर्डर आपको इशू कर दिया गया था उसका भी आपने कंप्लाई नहीं किया, मोबाइल फोन बंद कर दिया जाएगा, बिजली बंद कर दी जाएगी, गैस बंद कर दी जाएगी, ये हालात जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं।